वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है। इस रिपोर्ट को पढ़कर मैं चौंक गया। ये रिपोर्ट है कराची शहर के बारे में, एक आलमी इदारे की तरफ से, कि कराची शहर जो काबिल रिहाइश दुनिया के शहर हैं उनमें कितने नंबर पर है। यानी सबसे नीचे कराची का नंबर आता है। अगर इसको बदतरीन शहर कहा जाए रिहाइश के हवाले से तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे भी अफसोसनाक पहलू जो इस रिपोर्ट का है वो ये है कि 173 शहरों का मुआजना किया गया। उसमें कराची से सिर्फ तीन शहर कराची से नीचे हैं, और उनमें भी 2 शहर जंग ज़दा मुल्कों के हैं। बहरहाल क्या अवामिल हैं इस रिपोर्ट में, कराची को इतना नीचे क्यों दिखाया गया है, उसकी क्या वजूहात हैं, अवामिल क्या हैं, वजूहात क्या हैं, नुकसान क्या होगा और हल क्या है, ये नुकात जो है मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखता हूँ वो रिपोर्ट, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन अवामिल की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बुनियादी तौर पर 30 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, और उन 30 कैटेगरीज़ में जो है वो शहरों की जो सहूलियात हैं उन 30 की, उनका जो है वो जिक्र किया गया है। लेकिन जो पहला मैं आपके सामने पहली गुजारिश करने जा रहा हूँ वो ये है कि 173 मुल्कों में जो 3 मुल्क नीचे हैं कराची से, उनमें ढाका बांग्लादेश, अच्छा उसके अलावा त्राबलस लीबिया जंगज़दा मुल्क, वहाँ पता ही नहीं, मुल्क अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। शाम का दमिश्क, वो जो दमिश्क का हाल हुआ, जो शाम का हाल हुआ, वो भी सबके सामने है। लेकिन कराची सिर्फ इन 3 शहरों से ऊपर है, और बाकी तमाम शहर जो हैं दुनिया के, उनमें कराची जो है वो सबसे नीचे है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट जो है वो द इकोनॉमिस्ट बरतानिया का एक मीडिया हाउस है, एक मैगज़ीन है रिसर्च का और इंटेलिजेंस का, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसको कहा जाता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो तहकीकाती उनकी रिपोर्ट होती है, ये उन्होंने जारी की है जी, और उनके यूनिट ने। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो कैटेगरीज दी गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले जो टॉप 4 ममालिक बताए गए हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ जी। टॉप अपना उनमें दुनिया के जो टॉप 4-5 मुल्क जो हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क का, वियना ऑस्ट्रिया का, उसके अलावा ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड का ही जिनेवा, और कुछ और ममालिक शामिल है। लेकिन ये 5 टॉप मुल्कों में ये ममालिक शामिल है। अच्छा, अब आते हैं जो उन्होंने किन अवामिल की बुनियाद पर क्या इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने रखे। उसमें सबसे पहला इंडिकेटर रखा गया जनाब अमन व अमान, दहशतगर्दी, जराइम, सियासी इस्तेहकाम। इसका 25% रखा जाता है बेहतरी के लिए। अच्छा, सेहत, सरकारी और निजी सहूलियात 20% इसका। कल्चर एंड एनवायरनमेंट इसका 25%, जिसमें ज़ाहिर माहौल है, सकाफती सरगर्मियाँ, मौसम और आज़ादी। एजुकेशन चौथे नंबर पर, इसका रखा गया है जनाब 10%। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% रखा गया, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, टेली कम्युनिकेशन, रिहाइश वगैरह। तो ये मोटे मोटे क्राइटेरिया जो हैं 30 में से ये रखे गए। अब कराची किन में पीछे रहा, जिसकी वजह से कराची को 170 नंबर पे रखा गया। अमन व अमान और इस्तेहकाम, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, शहरी खिदमात, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात। तालीम और सेहत में भी कराची कई ममालिक से पीछे है, लेकिन बहरहाल उसमें ज़रा थोड़ा सा बेहतर दिखाया गया। तो ये एक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, और कराची को कहा जा रहा है कि जी दुनिया का वो 170वें नंबर पर है। अगर आप किसी मुल्क में रहने के लिए आप सोच रहे हो कि आप किस शहर में आप रहना चाहें, और वो शहर में आपको बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हो। सहूलियात से मतलब ये नहीं है कि आप कराची जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त होटल मिल जाएंगे, लेकिन टोटलिटी में कि आप आधी रात को भी पैदल जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप महफूज हो। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आपको ट्राम मिल जाए, बस मिल जाए, या आपको ट्यूब मिल जाए। आपको कोई इशू हो जाए तो आपको सेहत की सहूलत फौरी मिल जाए।
आप वहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन स्कूल मिल जाए, आपके यहाँ बिजली ना जाए, पुरसुकून गर्मी है तो बिजली रहे, सर्दी है तो आपका सिस्टम जो है सुई गैस वगैरह चलता रहे, जो भी सिस्टम होता है, यानी ये बेसिक क्राइटेरियाज जो होती है। अब हुआ ठीक हो, अब कराची तो पॉल्यूटेड हो चुका हुआ है, कराची तो बदतरीन माहौलियाती आलूदगी का शिकार है, अब तो हीट वेव का शिकार होता है कराची। कराची में तो कभी मौसम गर्म होता ही नहीं था, मुअद्दल मौसम, शदीद सर्दी में भी कराची नॉर्मल, शदीद गर्मी में भी कराची नॉर्मल। मैं जब कराची में जब स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जाया करता था तो वहाँ सुबह सुबह उठते थे तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती थी, रोज़ाना की रूटीन थी, रात को भी सुबह भी, और समंदर के आसपास के इलाकों में तो ये होती थी। और कराची का जो इलाका है मलीर, मलीर का मतलब होता है सब्जा, सरसब्ज इलाका, जो लशग्रीन इलाका होता है, जहाँ पे बागात हो, जहाँ पे खेत ही खेत, तो उसको मलीर कहा जाता है सिंधी में। तो मलीर इस वजह से मलीर था कि वो वहाँ पर हर तरफ से अपना जो पहाड़ी चश्मे नदियाँ बह कर आती थी, तो वहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, तो मलीर इसलिए मलीर था। और आज भी मलीर के कई इलाके हैं जहाँ आप जाएंगे तो आपको खूबसूरत किस्म का वो बागात भी मिलेंगे, आपको फसल भी मिलेंगे खूबसूरत किस्म के। तो ये जो है ये सारी चीज़ें किसी अच्छे शहर में के होने की अलामत होती है कि जनाब आप किसी शहर में रहना चाहते हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी ना हो, आपको हर तरह से वहाँ पे आपको नज़र आए कि यार आप एक पुरसुकून शहर में रह रहे हैं। तो वो इन्होंने जनाब ये रखे क्राइटेरियाज। अब ये तो वो है क्राइटेरिया या जो अवामिल जिनकी वजह से कहा गया कि जी कराची 170 नंबर पर है। अब उसकी जिम्मेदार कौन है? अब आते हैं जी हम अपने सिस्टम पर। ज़ाहिर है इस वक्त 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, बिल्कुल पीपल्स पार्टी जिम्मेदार 100%। लेकिन क्या ये शहर सिर्फ 18 साल में यहाँ पहुँचा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कराची एक वक्त तक रोशनियों का शहर था, कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। अब कुछ अवामिल हैं जो दाखिली हैं और कुछ अवामिल हैं जो खारजी हैं। इस जंग के दौरान आपने सुना होगा, क्योंकि हम सच नहीं बोलते, हमारी दोस्तियाँ होती हैं ममालिक के साथ तो हमें मना कर दिया जाता है, हमारी जो कवानीन में है कि जी हम दोस्त ममालिक के मुतालिक बात नहीं कर सकते खुलकर, चाहे वो हमारे खिलाफ कुछ भी करते हो। तो जो खारजी अवामिल हैं वो अब इस जंग के दौरान सामने आ गए कि भाई कराची जो है, जो कि हमें पता था लेकिन हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब हमारे जो बड़े बड़े फैसला साज हैं वो भी बताना शुरू हो गया कि देखिए जी कराची की तबाही का जिम्मेदार तो मुत्तहिदा अरब अमारात था ना, क्योंकि उन्होंने अपनी पोर्ट चलानी थी। कराची अगर आबाद होता, इतना खूबसूरत शहर, इतना बड़ा शहर, और वहाँ पे इतनी पहले से सहूलियात मौजूद थी, अगर उसने आबाद रहना था तो ज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात तो नहीं चल सकता था। इवन गवादर के बारे में भी यही कहा जाता है कि गवादर को यही अदम इस्तेहकाम का शिकार किए हुए हमारे दोस्त, फिर इंडिया का नाम इसमें ज़ाहिर है, इंडिया ने भी उसमें हाथ डाला, फिर कुछ और आलमी कुव्वतें, उनके बारे में भी कहा जाता है। तो जब कराची में, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता आज के व्लॉग में, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब कराची एक पुरसुकून पुरअमन शहर होता था, रातों को जागता था, सिनेमा घर होते थे, बड़े बड़े पार्क्स हुआ करते थे, तो कुछ ख़ास तरह का एक माहौल बनाया गया कराची में। फिर कराची में बदअमनी शुरू हो गई, इंतशार शुरू हो गया, बसें जलना शुरू हो गई, भत्ताखोरी शुरू हो गई, कराची का सनतकार भाग गया कराची से, और लोग जहाँ रहते थे वहाँ खूबसूरत पार्क होते थे तो वहाँ शादी हॉल बन गए। कराची शहर को जो कुदरती तौर पर एक सिस्टम था कराची शहर का, यानी जिस ज़मीन पर कराची है, ये खीरथर पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। खीरथर के पहाड़ों से आने वाली नदियाँ जो थीं, जिनमें से आज तो हमें सिर्फ 2-3 नदियों का पता है जी, मलीर नदी, लियारी नदी, बाकी कई और नदियाँ थीं। उन नदियों को पहले नालों में तब्दील किया गया, फिर नालों के ऊपर प्लाजे बन गए, फिर चाइना कटिंग, बोरीबंद लाशें। तो ये सारे अवामिल हैं जिन्होंने कराची को मिल के उजाड़ा। और फिर कराची में आबादी का दबाव, और वो आबादी का दबाव कबूल ना करना, मतलब कराची की जो आबादी है, जितने लोग कराची में रहते हैं, शायद
उससे आधा भी नहीं गिने जाते हमारे पास मरदमशुमारी में। कराची में सबसे ज़्यादा अफ़गानी पाकिस्तान में कराची में रहते हैं, शायद उतने काबुल में भी ना रहते हो। कराची में एक जो बांग्लादेश से आए हुए बंगाली और बिहारी हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो लोग आकर रह गए, बंगाली और बिहारी यहाँ पर हैं, वो जा नहीं सकते या कोई भी रीज़न है, तो उनको भी रजिस्टर्ड तो कर लो, कम से कम पता तो हो शहर की प्लानिंग के लिए। फिर कराची में टैक्स लेने वाला कोई एक इदारा नहीं है। शहरी टैक्सों की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल और सूबाई नहीं, शहरी टैक्स लेने की मैं बात कर रहा हूँ। कोई एक इदारा नहीं है। टैक्सेस सारे कलेक्ट करते हैं, जिम्मेदारी का पता चले जनाब ये तो फलां का एरिया, ये तो फलां का एरिया। 6-7 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और पोर्ट का इलाका अलग है, वो अलग से टैक्स वसूल। मतलब अजीबो गरीब किस्म की एक खिचड़ी पकी हुई है, और ये शुरू से ऐसे है। लेकिन शुरू में जब बदमनी नहीं थी, लोग आकर इन्वेस्ट करते थे, लोग अगर पुरसुकून तरीके से रहते थे, किसी को डर खौफ नहीं होता था कि मैं सड़क पे जाऊंगा तो मेरा मोबाइल छीन लिया जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जो कराची निस्बतन पहले से पुरअमन है, लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि बंदा अभी भी ऐसा ही, अभी क्योंकि वीडियोज़ आ जाती हैं, पहले पता नहीं चलता था, लोग रिपोर्ट भी नहीं करते थे। अब क्यों होता ये है कि CCTV फुटेजेस बन जाती हैं, तो पता चल जाता है कि जनाब ये तो अपना लड़के आए हैं दो और गन पॉइंट पर मोबाइल लेकर भाग गए, बाइक लेकर भाग गए। तो पहले इससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक सूरत हाल थी। वह ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये दहाइयों तक का किस्सा है। अब मैं सुन रहा हूँ आजकल कुछ जो मुआशी माहिर हैं, कुछ कारोबारी लोग हैं, वो मुवाजना करते हैं बजट का। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो कि भाई दुनिया के जो बेहतरीन शहर हैं उनके ऊपर बजट कितना लगता है और कराची पर कितना लगता है। पानी, यानी हाइड्रेंट माफिया जो है वो तक हमसे कंट्रोल नहीं होती। कल मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि 1 साल के लिए रेंजर्स को तौसीह दी गई, यानी हम कराची में पुलिस नहीं अपनी अभी तक स्ट्रॉन्ग खड़ी कर पाए कि कराची की अपनी कोई जो पुलिस है वो इतनी स्ट्रांग हो कि अमन अमान की सूरत हाल को वो देख ले। क्यों? क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट साजी करते रहते हैं। तो फिर वो जो जिस तरह तालिबान का मामला आ गया कि जी गलती कीजिए, हमारी माजी में हमने गलतियां की हैं, तो गलतियां तो कई और भी हुई हैं। तो ये सारे अवामिल मिलकर, यानी सनतकार को आपने भगा दिया, ताजिर को आपने भगा दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना सके। कराची में पाकिस्तान बनने के बाद भी बड़े अरसे तक ट्राम चला करती थी, वो निज़ाम किधर गया? पता करें तो जनाब ट्राम के ऊपर तो प्लाजे बने होंगे ट्राम के रूट के ऊपर। कराची में सर्कुलर रेलवे चलती थी, जिस तरह बम्बई की लोकल ट्रेन है वो चला करती थी। वो क्यों नहीं चल रही जी? वो इसलिए नहीं चल रही जी, वहाँ पर तो कच्ची आबादियाँ बन गई हैं, और वहाँ पर कोई जाता है तो वहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की कि यार किसी तरह इसको दोबारा बहाल करके, अगर वही रेल ही चल जाती है तो कराची के ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। अब कुछ सालों से कराची में कुछ वो BRT टाइप बसें भी चलना शुरू हुई हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ई बसेस शुरू हो गई हैं, इसी तरह कुछ पीपल्स बसेस शुरू हो गई हैं। तो लोगों की ट्रांसपोर्ट निस्बतन पहले W11 से बेहतर हो गई है। W11 कराची में जो जाते हैं उनको पता होगा, हमने तो अपनी जवानी में W11 पर सफ़र किया हुआ है। W11 यानी एक रॉकेट था। इसी तरह की बाकी बसें भी थी, वो मिनी बसेस होती थी। अब ट्रांसपोर्ट अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन जो मैंने आगाज़ में कहा कि अब जो कराची को ये 170 नंबर पर रखा गया तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है और दुनिया से जो लोग सोच रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर से जो लोग सोच रहे होंगे कि यार हालात शायद बेहतर हो जाएं, दुबई या इस खलीजी जंग की वजह से कराची जो है वो एक मरकज़ बन सकता है दोबारा, तो हम उधर जाएँ। तो इस रिपोर्ट के लोग सोचेंगे यार हम जाएँ तो सही, लेकिन बिजली तो होती नहीं वहाँ पर। हम जाएँ तो सही, लेकिन गन पॉइंट पर मोबाइल छीन लिया जाता है। हम जाएँ तो सही,
पता नहीं कौन कौन से इदारे टैक्सेस लेने आ जाएंगे। आलमी सरमायाकार, जो गैर मुल्की सरमायाकार अगर आए तो वो ये सोचेगा कि हम जाएं तो सही, वन विंडो ऑपरेशन तो है ही नहीं, हम जाएंगे हमारी तो जूतियाँ घिस जाएंगी। जनाब पहले केएमसी में जाओ, कैंटोनमेंट बोर्ड में जाओ, फिर फलां सूबाई डिपार्टमेंट में जाओ, फिर वफाकी डिपार्टमेंट में जाओ, फिर इनकम टैक्स वाले के पास, फिर कस्टम वाले के पास, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, ये एनओसी लो, वो एनओसी लो, जूतियाँ घिस जाएंगी। तो इस रिपोर्ट से नुकसान ये होगा कि जो इम्कान उम्मीद पैदा हो रही है ना, वो लोग ये पढ़ के सोचेंगे कि यार ये तो अभी नहीं सुधरे। तो ये हालत है और कराची को बेहतर होना चाहिए। और आज गुज़िश्ता 18 साल से कराची के हालात की ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है और आज भी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। मुर्जा वाब वहाँ पर मेयर हैं, मुराद अली शाह साहब वहाँ पर वज़ीर आला हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जमात की हुकूमत है, सदर ज़रदारी साहब की जमात की हुकूमत है वहाँ पर। तो उनको जंगी बुनियादों पर शहर को बेहतर करना होगा, जंगी बुनियादों पर। लेकिन अब एक और चीज़ भी है जी, वफाक कहता है कि आपने सारे तरक्याती काम रोक देने, पैसे हमें दे देने, बजट से ले लिए ना, तो फिर वो कहेंगे अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो कई मसाइल है। बहरहाल तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।